म्यूचुअल फंड सही है, ये नारा तो आपने जरूर कभी ना कभी सुना ही होगा। पर क्या दुनिया में इकलौती म्यूचुअल फंड ही ऐसी चीज है जो हमेशा ही सही है, या कभी ये गलत भी हो सकती है? एब्सोल्यूट राइट तो दुनिया में कुछ होता नहीं, फिर ये म्यूचुअल फंड कैसे हो सकता है? इसमें भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं म्यूचुअल फंड में, बहुत सारे टाइप्स हैं म्यूचुअल फंड के, और बहुत फंड हाउसेज हैं मार्केट में। इतने सारे फंड हाउसेज, इतने टाइप्स के म्यूचुअल फंड की ओवरऑल एक इन्वेस्टर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किस फंड हाउस का म्यूचुअल फंड चूज करूं, और उस फंड हाउस में किस कैटेगरी का म्यूचुअल फंड चूज करूं। इतने सारे सैकड़ों म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको क्लियरली ये चीज समझ में आए कि ये क्या फंड हाउसेस जो अलग अलग हैं वो क्या सब एक ही काम कर रहे हैं, या उनके में भी, उनके स्ट्रेटा में, उनके काम करने के तरीके में कुछ फर्क है। और दूसरी बात, ये जो इतनी कैटेगरी के फंड्स हैं, सबका अल्टीमेट गोल तो है रिटर्न देना, ज्यादा से ज्यादा रिटर्न आए। तो फिर इतनी कैटेगरीज पजल कर देते हैं इन्वेस्टर्स को। तो ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है एक इन्वेस्टर के दिमाग में कि उसके गोल्स क्या हैं लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में, और वो क्या रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहा है अपने फंड हाउस से। जब ये सारी चीजें क्लियरली आप समझ जाएंगे तो आप एक बेहतर डिसीजन ले पाएंगे, और अपनी चॉइस भी आपको समझ आ जाएगी कि ये फंड हाउस मेरे लिए बेहतर है और ये म्यूचुअल फंड मेरे लिए बेहतर है। प्रेजेंटली मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो किसी एजेंट के कहने पे, बैंक्स के रिकमेंडेशन पे, किसी के थ्रू म्यूचुअल फंड परचेज कर लेते हैं, और उन्हें खुद पता नहीं होता है कि उन्होंने कौन सा फंड परचेज किया है और क्या रिटर्न्स उससे आएगी। इसलिए प्रॉपर फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और अगले 10-15 मिनट में मैं वही डिस्कस करने जा रहा हूं आपके साथ, और मैं उम्मीद करता हूं कि अगले 15 मिनट में आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा म्यूचुअल फंड के बारे में, कोई कंफ्यूजन बाकी नहीं रहेगी। मैं हूं सौरभ सुमन, अपने सेकंड एपिसोड में आपके सामने, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग बाय सौरभ। एक चीज और ध्यान दिला दूं, मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और ये वीडियो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बस ये एक गाइडेंस है टीचिंग पर्पस के लिए। आप म्यूचुअल फंड संबंधी चीजों को खुद अध्ययन कर सकें, समझ सकें बेहतर क्लैरिटी के साथ, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर 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 लें, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, और अगर सिर्फ इस वीडियो के बेसिस पे आप कभी भी इन्वेस्टमेंट ना करें। प्रॉपर रिसर्च जरूरी है एक इंसाइट के लिए। चलिए बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। नाम से ही लगता है म्यूचुअल एंड फंड, बहुत सारे लोगों का ग्रुप में मिलके एक फंड बनाया, दैट इज म्यूचुअल फंड। बहुत सारे हाउसेज हैं, बैंक्स हैं जो इन फंड्स को चलाते हैं। बेसिक बात, ये जो आप पैसा देते हैं वो कहां जाता है? अगर आपने इक्विटी कैटेगरी में इन्वेस्ट की तो वो पैसा आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होगा। बहुत सारे ऐसे फंड्स हैं जो कि डेट कैटेगरी में भी हैं, तो वो पैसा आपका डेट में, वो फिक्स रिटर्न एसेट्स में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है। और तीसरी कैटेगरी कमोडिटी वाली भी होती है आजकल। और आखिरी कैटेगरी जो म्यूचुअल फंड्स फॉरेन फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। फॉरेन फंड्स में भी उन्हें कहते हैं फंड ऑफ फंड, या फॉरेन शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो नैस्डैक हो, S&P 500 हो, या चाइना का इंडेक्स हो, या हांगकांग का हैंगसेंग हो, संघाई इंडेक्स हो। तो अलग अलग जगह, तो वो ग्लोबल कैटेगरी में आ जाते हैं। पहले मैं वन बाय वन सबको डिस्कस कर रहा हूं। लार्ज कैप फंड, पहली कैटेगरी। अगर आप उसमें पैसा डालते हैं तो वो इंडिया की जो टॉप 50 कंपनीज हैं या जो बड़ी कंपनीज हैं उनमें आपका पैसा इन्वेस्ट करेगी। क्या फायदा? फायदा ये कि रिलायबिलिटी ज्यादा है इन कंपनियों की। इन कंपनियों में जो पैसा लगता है वो बहुत स्टेबल रहता है, बहुत ज्यादा ग्रोथ आपको नहीं देगा, लेकिन कंपैरेटिवली वोलेटिलिटी इनमें कम होती है, उतार चढ़ाव कम होते हैं, रिस्क बहुत कम है, पर ग्रोथ
सेटिस्फैक्ट्री है, बहुत एक्सेप्शनल ग्रोथ की उम्मीद ना करें। अगर आपका गोल ये है कि लॉन्ग टर्म में एक स्टेडी रिटर्न चाहिए, बहुत मिनिमल रिस्क पे, तो लार्ज कैप फंड आपके लिए सुटेबल है। अगर आप थोड़ा सा रिस्क और ले सकते हैं तो आप मिड कैप की तरफ मूव कर सकते हैं। उसमें मीडियम रिस्क और मीडियम प्रॉफिट, एक कैटेगरी ये हो गई। और आखिरी वाली स्मॉल कैप, इसमें सबसे ज्यादा उठापटक रहती है, प्राइस का वेरिएशन बहुत ज्यादा रहता है और ग्रोथ की संभावना भी उतनी ही ज्यादा रहती है स्मॉल कैप फंड्स में। तो अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी काफी अच्छी है, आप रिस्क ले सकते हैं और रिस्क लेकर ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद करते हैं, तो आप स्मॉल कैप फंड्स में जा सकते हैं। ध्यान रखें, स्मॉल कैप फंड में आप तभी जाएं जब आपका होराइजन काफी लंबा हो। कम से कम 8 से 10 साल का अगर होराइजन है या उससे ज्यादा, तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं बेहिचक। लेकिन ध्यान रखें, इसमें बीच में वोलेटिलिटी या उतार चढ़ाव काफी ज्यादा आएगा और आपके अंदर वो पेशेंस होना चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए कि वो उतार चढ़ाव को देखते हुए कहीं आप इस फंड से भाग न लें। अगर आप इस फंड से निकल गए और लॉस बुक कर लिया तो फिर कोई फायदा नहीं रहा। ये तो मेन 3 कैटेगरीज की फंड हुई। इसके अलावा एक होती है इंडेक्स फंडिंग। इंडेक्स फंड वो कैटेगरी होती हैं जो किसी खास इंडेक्स को फॉलो करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 इंडेक्स, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का एक इंडेक्स है जिसे हम निफ्टी 50 कहते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में पैसा डालते हैं तो सिंपली वो इंडेक्स को फॉलो करता है वो फंड। अगर निफ्टी बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा और निफ्टी घटेगी तो ये भी घटेगा। लाइकवाइज मिड कैप इंडेक्स भी होते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स भी होते हैं। तो इसमें फंड मैनेजर या पोर्टफोलियो मैनेजर का बहुत ज्यादा रोल नहीं होता है इंडेक्स फंड्स में। क्यों? क्योंकि वो तो ऑटोमेटेड है। जो शेयर्स इस इंडेक्स में इंक्लूड होंगे, फॉर एग्जांपल निफ्टी 50 में जो शेयर इंक्लूड होंगे, उसमें आपका पैसा अपने आप इन्वेस्ट हो जाएगा। पोर्टफोलियो मैनेजर का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, इसीलिए इसके एक्सपेंस रेशियो भी बहुत कम है इन कंपैरिजन टू एक्टिव म्यूचुअल फंड्स। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स वो हुए जिसमें पोर्टफोलियो मैनेजर को लिबर्टी मिलती है कि जो शेयर्स वो चाहे वो खरीदे, जो शेयर वो चाहे वो बेचे। ये लिबर्टी फंड मैनेजर की रहती है। तो ये जो फंड मैनेजर सर्विस प्रोवाइड करता है, एक एक्टिव सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में फंड हाउसेस चार्जेस भी ज्यादा करते हैं इन कंपैरिजन टू इंडेक्स फंड। मेरा मानना है कि अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा दे रहे हैं, उससे फार बेटर है कि अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर लें और उसके एक्सपेंस रेशियो कम हो जाएंगे। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा अगर समझ ना आया हो। एक्सपेंस रेशियो वो पैसा है, अगर आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि उस 100 रुपए में से फंड हाउस के एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से 50 पैसे या 1 रुपए जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कट कर उस फंड हाउस के पास चला जाएगा, जिससे कि वो अपने एम्प्लॉयज की सैलरी, ऑफिस का मेंटेनेंस, जो भी उसका खर्चा हो रहा है वो पे करेगा। वो उस फंड हाउस का इनकम है और उसके बदले उसने आपको ये सर्विस दी, ये सर्विस प्रोवाइड किया कि आप खुद शेयर मार्केट के पजल में नहीं पड़ना चाहते हैं। आपने म्यूचुअल फंड हाउस पे ये ट्रस्ट दिखाया कि आपके बदले म्यूचुअल फंड हाउस प्रॉपर इन्वेस्टिंग करेगा और बेहतर से बेहतर रिटर्न निकालकर आपको देगा। तो ये हमने ट्रस्ट किया म्यूचुअल फंड हाउस पे और उसके बदले उसने हमसे एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया। तो ये रही बात इंडेक्स इन्वेस्टिंग की। और जो एक कैटेगरी मैंने बताई फॉरेन फंड्स की, तो ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं अगर आप फॉरेन इन्वेस्टिंग का फायदा उठाना चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसे भी एप्पल, एनवीडिया या गूगल या मेटा जैसी कंपनियों में लगें जिसकी ग्रोथ स्टोरी बहुत ज्यादा है, तो
एक तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड तरीका है डायरेक्ट शेयर खरीदने का, हालांकि आगे के एपिसोड्स में वो एक्सप्लेन करूंगा मैं, लेकिन ज्यादा आसान तरीका है कि आप म्यूचुअल फंड्स वैसे चुने जो ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऐसे आप अगर सर्च करेंगे तो बहुत सारे ग्लोबल फंड्स आपको मिल जाएंगे और बड़ी इजीली आप उनके एनएवीज खरीद कर और उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये रही बात टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, टाइप ऑफ फंड्स, ये रही बात टाइप ऑफ फंड्स की। अब रही बात म्यूचुअल फंड हाउसेस जो इतने सारे हैं। लोग पूछते हैं किस फंड हाउस में इन्वेस्ट करूं। जिसकी भी रिलायबिलिटी ज्यादा है, जिसका भी ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा है और जिसके फंड्स लेकर आपको रातों की नींद ज्यादा अच्छी आए, आप वो फंड लो। मार्केट में बहुत सारे फंड हाउसेज हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो गया या कैनरा रेबको हो गया या निप्पॉन इंडिया हो गया या पराग पारिक हो गया और एचएसबीसी हो गया। बहुत सारे फंड हाउसेज में गिनाने लगूंगा तो शायद थक जाएंगे और आप भी सुनते सुनते थक जाएंगे। जिनका नाम आपको पसंद आ जाए, पिछले ट्रैक रिकॉर्ड से हम ये कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये फंड हाउस आगे भी वैसे ही परफॉर्म करेगा। तो इसलिए वो चॉइस आपके ऊपर है। जिसको भी आप रिलायबल समझते हो, जो आपके लिए ट्रस्टवर्दी आपको लगता है, बहुत लोग के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम ही काफी होता है। तो ये पूरी तरह चॉइस आपकी है। हालांकि एक ही टाइप के फंड में एक्सपेंस रेशियो का भी फर्क अलग अलग होता है। यानी वो जो खर्चा म्यूचुअल फंड हाउस आपसे ले रहे हैं, सपोज करो मिड कैप फंड मैनेज करने की, तो अलग अलग फंड्स जो हैं वो अलग अलग खर्चा चार्ज करते हैं। तो ये एक फैक्टर आप कंसिडर कर सकते हो जब आप फंड हाउस चूज कर रहे हो। तो ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि आप पुराने ट्रैक रिकॉर्ड देखो और देख कर ही डिसाइड कर लो। ये जरूरी नहीं है कि उसने पास्ट में परफॉर्म किया है तो आगे भी वैसा ही परफॉर्म करेगा। तो ये रही बात। एक कैटेगरी जो फ्लेक्सी कैप फंड, जो मुझे पर्सनली सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है कि ये चॉइस कि हमारा पैसा लार्ज कैप में जाए, मिड कैप में जाए या स्मॉल कैप में जाए, ये भी हमने फंड मैनेजर के ऊपर ही छोड़ दिया और उस फंड को हमने नाम दे दिया फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि वो चाहे तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, चाहे तो मिड कैप में इन्वेस्ट करे, चाहे तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे। इसमें हमारा रोल नहीं है, ये पूरी फंड मैनेजर की लिबर्टी है। हाँ, ऑफ कोर्स फ्लेक्सी कैप फंड में इसी एवज में वो थोड़ा सा ज्यादा चार्ज करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जब फंड मैनेजर को ऐसी लिबर्टी मिलती है तो ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो बाकी फंड के कंपैरिजन में आपको एक बेहतर रिटर्न निकाल कर दे। तो फ्लेक्सी कैप फंड एक अलग अट्रैक्टिव ऑप्शन जो आप कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। ग्लोबल फंड मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में। इसके अलावा एक मल्टी कैप फंड भी होता है, मल्टी कैप फंड, और इसके साथ साथ मल्टी एसेट फंड भी होते हैं। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मल्टी कैप फंड में डिफाइंड है कि इतना लार्ज कैप, इतना मिड कैप और इतना परसेंटेज स्मॉल कैप। तो मल्टीपल कैप के फंड आपके पास आ गए। जबकि जो दूसरी कैटेगरी मैंने आपको बताई, उसमें इक्विटी के साथ साथ अदर फाइनेंशियल एसेट में भी आपका एक्सपोजर होता है। चाहे तो कुछ ऐसे फंड्स भी हैं जिसमें कि कुछ अमाउंट गोल्ड में वो इन्वेस्ट करते हैं या दूसरी कमोडिटीज में भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो इस तरह के भी फंड्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये रही बात टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की। अब एक खास स्ट्रेटजी होनी चाहिए जो आपको परस्यू करनी है। एक बड़ा सवाल ये होता है, कुछ लोग जो फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं, वो एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है, ये डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं। ऑल्दो ज्यादातर लोग जानते होंगे कि एसआईपी क्या है और म्यूचुअल फंड क्या है, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं, 1 मिनट आपका टाइम वेस्ट करूंगा उन लोगों की खातिर। एसआईपी कुछ अलग इंस्ट्रूमेंट नहीं है। एसआईपी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाने का एक तरीका है। एसआईपी दैट मींस सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इन म्यूचुअल फंड्स, वही पैसा है। ऐसा नहीं कि म्यूचुअल फंड अलग है और एसआईपी अलग है। हमारे ऊपर है। अगर एक मुश्त हमारे पास पैसा नहीं है और अगर है
तब भी अगर हम एवरेजिंग का फायदा उठाना चाहते हैं, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा एवरेजिंग क्या, तो एसआईपी एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है। इसमें होता क्या है, खासकर अट्रैक्टिव है उन लोगों के लिए जिनकी हर महीने सैलरी आती है, कुछ पैसा उनकी सैलरी में से, अकाउंट्स में से कट के और आपके डिसाइड किए हुए डेट को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है म्यूचुअल फंड के थ्रू। जो भी फंड आपने सेलेक्ट किया है उसमें वो पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा और इन्वेस्ट होकर आपको एनएवीज यानी म्यूचुअल फंड्स के यूनिट उस दिन के रेट पे एलोकेट हो जाएंगे। जिस दिन आपकी पैसे की डेबिट हुई है अकाउंट से, उस दिन के रेट से एनएवीज आपको मिल गए। सपोज करो नेक्स्ट मंथ सेम डे को पैसा डेबिट हुआ और उस दिन शेयर मार्केट कंपैरेटिवली लो चला गया पिछले महीने के कंपैरिजन में, तब क्या होगा, पैसे तो आपके उतने ही कटे तो आपको ज्यादा एनएवी मिलेंगी, म्यूचुअल फंड्स के यूनिट ज्यादा मिलेंगे। तो एसआईपी और एक बहुत ही अट्रैक्टिव इंस्ट्रूमेंट है एवरेजिंग करने का। आपके शेयर्स एनएवीज लो मार्केट प्राइस पे भी खरीदे गए, उससे बढ़ गया तब भी खरीदे गए, और अगर क्रैश किया तब भी खरीदे गए, हर लेवल पे हुई। और ओवरऑल अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो करेगी, तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ ही ये म्यूचुअल फंड जो आपने परचेज किया है इसकी वैल्यूएशन भी ग्रो करेगी, अगर आप एसआईपी के फॉर्म में कर रहे हैं तब। दूसरी स्ट्रेटजी ये हो सकती है लंप सम की। अगर एक मुश्त आपके पास पैसा कहीं से आया है, आपने कोई कैपिटल एसेट, जमीन, मकान इत्यादि कुछ बेचा है, या किसी भी स्रोत से आपके पास एक मुश्त पैसा आया है, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इसका एसआईपी करूं, तब तो बहुत लंबा समय लग जाएगा इसको इन्वेस्ट करने में, अब मैं क्या करूं। इसका एक बहुत आसान तरीका है, बहुत सारे लिक्विड फंड्स भी मार्केट में अवेलेबल है। लिक्विड फंड ये जो नॉर्मल म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें अगर आप एक साल के अंदर उस पैसे को विड्रॉ करते हैं तो वो एक पेनाल्टी लगा देते हैं जो यूजुअली 1% की होती है, कि अगर आपने एक साल से पहले वो पैसा विड्रॉ कर लिया तो 1% आपकी पैसे कट के और जो एनएवी की वैल्यू रहेगी वो आपको मिल जाएगी। ये मिड कैप, लार्ज कैप, इंडेक्स फंड सब में जनरली मोर और लेस यही रहता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा। लेकिन लिक्विड फंड क्या है? लिक्विड फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आप एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए ओवरनाइट फंड्स भी अवेलेबल हैं। भले आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, आप उसको एक दिन के लिए पार्क कर सकते हो। और फंड हाउस जनरली ये कोशिश करते हैं कि आपको उस एक दिन में ही थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट निकाल के दे। अब स्ट्रेटजी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास लंप सम है और आप कंफ्यूज्ड हैं कि एसआईपी का फायदा तो मैं उठा नहीं सकता हूं, तो अब मैं क्या करूं इस पैसे का एक मुश्त, क्या वेट करता रहूं? नहीं, सबसे आसान तरीका है कि आप उसको लिक्विड फंड में अपना पैसा पार्क कर दें, लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें। लिक्विड फंड में आपने पूरा एक मुश्त वो पैसा डाल दिया। लिक्विड फंड आपको वो ग्रोथ नहीं निकाल कर दे सकता है जो रेगुलर म्यूचुअल फंड निकाल कर देंगे, लेकिन वो एक टेम्पररी पार्किंग स्पेस आपको देगा और थोड़े बहुत रिटर्न की भी उम्मीद देगा। तो लिक्विड फंड में आपने पैसा पार्क कर दिया। आपने हर थोड़े दिन पे सुना होगा शेयर मार्केट डूब गया, इन्वेस्टर्स को इतने का नुकसान, करोड़ों का, 1000 करोड़ रुपए डूब गए, पेपर की हेडलाइन बन जाती है हर थोड़े दिन पे। ऐसी हेडलाइन ढूंढते रहो। जिस दिन न्यूज़पेपर में ऐसी हेडलाइन आपको नजर आए, एक आसान सा तरीका बताता हूं। मेन स्ट्रीम मीडिया में एक तो बिजनेस चैनल होते हैं और एक होते हैं जो नॉर्मल न्यूज चैनल, या न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेज पे और एक बिजनेस वाला पेज, उस पे देखो जिस दिन मेन पेज पे शेयर मार्केट कम होने की न्यूज आने लगे या मेन स्ट्रीम मीडिया में ये न्यूज आने लगे कि शेयर मार्केट कम हो गया, ये वक्त सबसे अच्छा है इन्वेस्टिंग का। ज्यादातर लोगों के अंदर फियर, एंजाइटी उसी दिन शुरू हो जाती है जिस दिन फर्स्ट पेज पे आता है शेयर मार्केट क्रैश, जबकि यही सबसे अच्छा समय है। चाहे आप शेयर्स के फॉर्म में इन्वेस्ट करें, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स के यूनिट के फॉर्म में इन्वेस्ट करें, पर दिस इज द अपॉर्चुनिटी यू डोंट हैव टू मिस। यही वो समय है। पर यह गलती कभी मत करना एज ए इन्वेस्टर कि उस दिन घबराकर वो शेयर्स और यूनिट लिक्विडेट कर दिए, बेच दिए, सारे इतने सालों की मेहनत पे वो पानी फिर जाएगा।
फिर तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो बेहतर होता कि आपने कोई जमीन, रियल एस्टेट या गोल्ड ले लिया होता। तो ऐसी गलती कभी मत करना। इस अपॉर्चुनिटी का वेट करना बैठकर अपने लमसम अमाउंट को लेकर। ये लमसम अमाउंट हमारे पास पड़ा हुआ है, और जिस दिन मार्केट, ये भी आइडेंटिफाई नहीं करना है तो बस देखते रहो, एक वॉच रखो अपने पीक से, निफ्टी अपने पीक से अगर 10% लेवल, 10% डिस्काउंट पे जिस दिन अवेलेबल हो जाए, उस पे आप इन्वेस्ट करो। अब अगर आप ये पूछो कि अगर नहीं हुआ 10%, तो आपने तो 10% का रूल बना दिया। नहीं, उसको भी दूर करने का एक दूसरा तरीका, हर 3-3% के डिस्काउंट पे अपने जो लमसम अमाउंट है उसको आप 3 या 4 हिस्से में बांट दें। हर 25% के डिस्काउंट पे आप 1/4 पैसा म्यूचुअल फंड्स में परचेज कर लें। डिसाइड आपने पहले किया हुआ है कि आपको कौन से फंड्स लेने हैं, बीट फ्लेक्सिबल, या फिर आप इक्वली डिवाइड कर रहे हो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ये आपको अपने पर्सनल चॉइस के हिसाब से ये स्ट्रेटजी खुद डिफाइन करनी पड़ेगी। ये मैं एक यूनिवर्सल रूल नहीं बता सकता हूं, क्योंकि आपका टाइम होराइजन कितना है। अगर आपका टाइम होराइजन बहुत ज्यादा है और आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, तो आप स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं। अगर आप बीच बीच का बैलेंस चाहते हैं, मिड कैप, या फिर आप इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि 25 इसमें डाला, 25 उसमें डाला, 50 लार्ज कैप में डाल दिया। तो ये स्ट्रेटजी तो आपको पर्सनल अपने हिसाब से डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप कौन से फंड लेना चाहते हैं। अब जब मार्केट क्रैश होगा या गिरेगा, तो ये सारे फंड्स की वैल्यूएशन गिरेगी, और आप अपने डिसाइडेड प्रोपोर्शन के हिसाब से ये पैसा उन फंड हाउसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपने पहले करके बैठा है कि मुझे ये फंड में इतने इतने प्रोपोर्शन में इन्वेस्ट करना है। तो ये रही स्ट्रेटजी एसआईपी या लमसम की। अब एक बहुत जरूरी बात जो ध्यान रखें, और लास्ट वीडियो के कमेंट में भी मुझसे पूछा गया था कि मैंने ये बात छिपा ली कि म्यूचुअल फंड हाउसेस जो चार्ज करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में ये कहा था कि 2 तरह के प्लान होते हैं सारे फंड हाउसेस में, और जिस जिस प्लान की मैं बात कर रहा हूं, हर प्लान में आपने देखा होगा कि 2 तरह के प्लान आपको विजिबल होंगे। एक होगा डायरेक्ट और एक होगा रेगुलर प्लान। सेम प्लान में, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की, तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान और निफ्टी 50 इंडेक्स फंड रेगुलर प्लान। दोनों में फर्क ये है कि रेगुलर प्लान में एक एजेंट होता है, कई बार वो एजेंट हमारा बैंक होता है और कई बार दूसरी एजेंसीज होती हैं। वो एजेंट इन्वॉल्व्ड है, उसने आपको मोटिवेट किया, सजेस्ट किया, गाइड किया कि आपको इस फंड में पैसा लगाना चाहिए, तो हमने उस एजेंट के थ्रू या बैंक के थ्रू वो पैसा इन्वेस्ट किया। जब हम रेगुलर प्लान लेते हैं, तो हम जब जब उसमें इन्वेस्ट करेंगे या जो भी रिटर्न आएगा, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंटेज उस एजेंट कमीशन के रूप में कटता जाएगा। हमेशा ही वो कट जाएगा, जो कि वो बेसिकली रिटर्न में हमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि वो पैसा तो इन्वेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो एजेंट के पास पहुंच गया या बैंक के पास पहुंच गया। तो अगर आप खुद ये डिसाइड कर सकें, तो हमेशा ही सजेस्टेबल है कि आप डायरेक्ट प्लान लें। ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस हर म्यूचुअल फंड हाउसेस के अपने एप्स हैं, वेबसाइट हैं, जिस पे जाकर आप डायरेक्ट प्लान परचेज कर लेते हैं। हाँ, शॉर्ट टर्म में, शॉर्ट रन में आपको हो सकता है कि दिख रहा हो कि ये तो बहुत माइनर अमाउंट है जो एजेंट कमीशन के रूप में जा रहा है, लेकिन जब फ्यूचर में आप कंपाउंडिंग का मजा लेंगे, और तब आपको ये डिफरेंस रियलाइज होगा कि शॉर्ट, ये जो छोटा अमाउंट मुझे दिख रहा था, वो कितना बड़ा डिफरेंस पैदा कर देता है लॉन्ग टर्म में। तो इसलिए हमेशा ही सजेस्टेबल है। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी फाइनेंशियली अवेयर नहीं हैं, आपको बिल्कुल समझ नहीं है कि हमें कौन सा फंड लेना है, किस फंड हाउस में जाना है, तब सजेस्टेबल है कि आप रेगुलर प्लान लें। वो जो एजेंट हैं या बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, वो आपको एडवाइस देंगे अपने एक्सपर्टाइज के हिसाब से, और तब उनका कमीशन बनता भी है। तो ये पूरी तरह आपके ऊपर है कि कौन से फंड्स आप लेना चाहते हैं। तो ये रही डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के डिफरेंस की बात। अब ये म्यूचुअल फंड शुरुआत करने के लिए, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की शुरुआत करने के लिए म्यूचुअल फंड सबसे अच्छा जरिया है। सबसे अच्छा जरिया है म्यूचुअल फंड। क्यों?
क्योंकि हमें खुद समझ नहीं है कि अभी कौन सा स्टॉक लें। अगर आप भी शुरुआत कर रहे हैं या आपके पास इतना वक्त नहीं है या फाइनेंशियल एक्सपर्टाइज की कमी है, तो दिस इज द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट। आप बेहिचक इसका फायदा उठा सकते हैं और लॉन्ग रन में काफी अच्छे रिटर्न्स देता है ये म्यूचुअल फंड। हाँ, थोड़े से कम होंगे रिटर्न्स लार्ज कैप में, उससे ज्यादा होंगे मिड कैप में, लेकिन ओवरऑल ये देखा गया है कि कभी भी फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न आपको म्यूचुअल फंड निकाल के देगा, बशर्ते कि आप पेशेंस के साथ बैठे रहें। वही पेशेंस जिसकी रिक्वायरमेंट स्टॉक मार्केट में भी है और वही पेशेंस की रिक्वायरमेंट इस म्यूचुअल फंड में भी है। कोई डिफरेंस नहीं है, पैसा हमारा स्टॉक मार्केट में ही जा रहा है। अगर मार्केट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, मार्केट घटेगा तो ये भी घटेगा। ये इस केस में म्यूचुअल फंड हाउस को दोष देना कहीं से वाजिब नहीं है। आप बेहिचक जो भी आप रिलायबल म्यूचुअल फंड हाउस समझते हैं उसमें जाकर और फंड्स ले सकते हैं। तो दोष फंड हाउस का नहीं होगा, ये ज्यादातर दोष मार्केट का होता है। थोड़े बहुत का फर्क पड़ सकता है एक्सपर्टाइज के फॉर्म में। जो फंड मैनेजर है वो कितना एक्सपीरियंस्ड है, किस कुवत से वो हैंडल कर ले रहा है इन फ्लक्चुएशंस को। अदरवाइज ये कहीं से सजेस्टेबल नहीं है कि बार बार आप स्विच करें। दिस स्विचिंग इज नॉट राइट, क्योंकि अगर आप बार बार स्विच करेंगे तो उसके अलग टैक्स इंप्लीकेशंस भी हैं और प्लस पेनाल्टी है वो अलग है। इसलिए सोच समझकर एक बार डिसाइड करके और अपना SIP लमसम अमाउंट एक फंड हाउस में आप डाल सकते हैं। तो ये रहा पूरा खाका जो म्यूचुअल फंड का है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा ही म्यूचुअल फंड से करें। धीरे धीरे एक्सपोजर बढ़ाएं। जब आपको खुद कॉन्फिडेंस आने लगे कि हाँ अब वक्त आ गया है कि मैं स्टॉक मार्केट में भी ट्राई कर सकता हूं, तो थोड़े अमाउंट से शुरू करें। शुरुआत हमेशा ही म्यूचुअल फंड से करें। हाँ, जो मैंने शुरू में कहा था कि म्यूचुअल फंड सही है, मैं अभी भी कहता हूं म्यूचुअल फंड सही है, बशर्ते कि आपको अपने गोल्स पता हो और म्यूचुअल फंड के बारे में थॉरो नॉलेज हो, जिससे कि आप सही फंड सेलेक्ट करें और पूरे पेशेंस के साथ म्यूचुअल फंड हाउस का पोर्टफोलियो मैनेजर की मेहनत में उसका साथ दें। कैसे? विथ योर टाइम। मैंने पहले भी कहा है, इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू बाई, जस्ट बाई टाइम। टाइम ही ऐसा हथियार है जो आपको कहां से कहां ले जाएगा इस इन्वेस्टिंग जर्नी में, वो आप नहीं समझ सकते हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरुआत करें। आपने हाई स्कूल में जरूर पढ़ा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। उसमें सबसे वैल्यूएबल कंपोनेंट है वो है टाइम। इफ यू डोंट हैव एनीथिंग टू बाय, यू हैव टू बाय टाइम। इसलिए शेयर मार्केट में वक्त दें और फिर कंपाउंडिंग का मजा लें। समय समय पे पैसे विथड्रॉ नहीं करें। यही सबसे बड़ी गलती है जो मीडियम क्लास इन्वेस्टर्स करते हैं और जिसकी वजह से वो कंपाउंडिंग का रियल फायदा उन्हें नहीं मिल पाता है। इसलिए शेयर मार्केट में अपने फंड मैनेजर का साथ दें। कैसे? अपने टाइम के साथ, और मजा लें इस जर्नी का म्यूचुअल फंड के साथ। म्यूचुअल फंड सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।